आज से शुरू किया जाने वाला प्रोग्राम 50 मिनट है। इस प्रोग्राम में मुआशरे में होने वाली बुराइयों को मंजर आम पर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी जो मुल्क की तरक्की में रुकावट का बायस हैं। तो देखिए प्रोग्राम 50 मिनट। आज का मौजू है FIR। ये सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस का दफ्तर है। इंसाफ की तलाश में सरगर्दा लोग थानों से मायूस होकर यहां आते हैं। कहने को यहां एक शिकायत सेल भी बना है। यह भी लिखा है कि अवाम की बात खुश अखलाकी से सुनना और उन्हें इंसाफ देना इसका फर्ज है। लेकिन क्या इस लिखे पर अमल भी होता है? थाने वाले ने ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं सुनी? मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। हुण मैं DSP साहब दे तीसरी दरखास्त है मेरी कि साहब जी मेरा कुछ करो, मेरा नहीं सुनते साहब। थाने में जिस वक्त आप जाते हैं तो वो क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं मियाँ फलां जगह तशवीश ले जाओ, फलां जगह और तशवीश को जमान मैं पाबंद भी हूँ, मेरी जमानत भी हो चुकी है, लेकिन उनकी जमानत भी नहीं, वो बंदूकें उठा के फिरते हैं। मैं थाने में गया, थाने में उन्होंने बनती डकैती थी, उन्होंने कहा जी आप चोरी का पर्चा करवा दें, हम आपकी दादरसी करेंगे। जो जेन्युइन मतलब कोई ऐसी आई हो कि जी मेरे घर चोरी हुई या डाका पड़ा या और वो नहीं, उसके बावजूद डाके का तो पर्चा फौरी तौर पर, अगर चोरी हुई हो मौके पर तो इलाके का पुलिस अफसर जो है बीट अफसर मौके पर जाता है, वो नक्शा मरतब करता है, उसके बयान लेता है, पर्चा दर्ज रजिस्टर करता है, उसमें कोई किसी किस्म की कोताही नहीं होती। तशद्दुद जो आप पे होता रहा है, यानी आपको मारपीट की गई, उसका कोई वजह उन्होंने बताई? वो बस यही कहते थे कि भाई तुम लड़की बताओ तुम्हारी जान छूट जाएगी। वो मेरे पास लड़की नहीं, मैं उनको क्या बताऊँ। फिर उन्होंने मुझे मारा, सिगरेट लगाए मेरे पैरों पर। मैं बहुत ही दयानतदारी से ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। इसमें मेरी किसी किस्म की ना को पब्लिक को कोई शिकायत है। मैं पब्लिक भी मुझे बहुत अच्छा समझती है क्योंकि मैं आवाम का खिदमत कर रहा हूँ और बहुत ही दयानतदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। 3 फर्द सन, लड़के सन 18 साल ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ। ख़वातीन और हज़रात, ये सिसकी आपने सुनी, ये एक माँ की सिसकी है जो चीख कर इस बात का तकादा करती है कि उसे अपने बच्चे के कत्ल के सिलसिले में इंसाफ चाहिए। इस माशरे में नामालूम कितनी माएँ और बहनें ऐसी हैं जो इंसाफ चाहती हैं अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और इस बात का तकादा करती हैं कि उन्हें तालीम दी जाए, उन्हें तिब्बी सहूलियात बहाम पहुँचाई जाए, उन्हें 2 नंबर चीज़ों से बचाया जाए और उन्हें इंसाफ में। हमारा आम आदमी इसी तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। इस प्रोग्राम 50 मिनट के ज़रिए हमारी ये कोशिश होगी कि इन मसाइल की निशानदही कर सकें, इन पर रोशनी डालें और इनको उन अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकें कि जिनको हल करने की क़ुव्वत रखते हैं। अभी ऐसा ही एक मसला है जिसकी वजह से इसी मसले के FIR की वजह से क्या क्या दुश्वारियाँ पैदा होती हैं और इसका सद्देबाब क्या होना चाहिए। हमने जहाँ एक तरफ पुलिस के बाज़ नुमाइंदों को दावत दी है, वहाँ बाज़ वकला हज़रात, कुछ क्राइम रिपोर्टर्स और आवाम के कुछ ऐसे नुमाइंदे जिनको पुलिस से शिकायत है, उनको भी यहाँ बुलवाया। शाहबाज रहना जी, तकरीबन 5 तारीख से शाम 6-7 बजे टाइम हो गई जी। मैं अपने घर के सामने खड़ा था, तो वहाँ पे मैं अपने मामे के साथ गया तो पुलिस की गाड़ी आई, तो ये उन्होंने मुझे वहाँ पे कहते दरा। मैं गया जी, मैं कहा हाँ जी, कहना जी पैसे दे। मैं कहा सरकार दे पैसे जी। कहना जी मैंने गल तो फड़ के गड्डी से पाता जी, मैंने थाने ले गए। फिर गली के मोजस लोग है, बच्चे ने छड़ दो, बच्चा शरीफ हैगा। अज कहना नहीं जी असने कोई 2 गल्लां तफ्तीश करनी, तेन घर छड़ देना, तुम जाओ आ जाता। इन्होंने मुझसे जी मैं 3 रातां 4 दिन थाने च रखे। इन्होंने रोज़ मैं मारते रहे, कुटते, कहते कुड़ी दस दे तू लड़की अगवा की थी। मैं कहा सर मैं नहीं लड़की अगवा की थी, हालांकि मैंने कुरान की कसम खाई, भाई मुझे मस्जिद ले जाओ, मैं उस कुरान का तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये कहते नहीं ये तुम्हारे पास लड़की है।
پھر بیلف آیا تو وہاں جب بیلف آیا تو انہوں نے مجھے تھانے میں برآمد کیا جی. انہوں نے کہا جی ہم کو اس کو جانتے نہیں. یہ بیلف کہاں سے آیا, کس طرح سے آیا بیلف؟ بیلف جی اتوں عدالت تو لے کے ایسے میرے مامے ہوئے تو جدو بیلف اندر آیا جی سارے نے آ کے جی مینوں پہلے پھڑ کے مینوں نسان لگے سے کہندے سی وہ والے جی موٹے نوں نسا دیو. جو تو پھر میرے جی انہوں نے مینوں باندھ پھڑے جی ملزم ہے لے گئے جی اندر. سارے کہندے جی اسی تینوں جانتے نہیں. تے اپی آ کے تھانے دے دروازے دے نال کمرے وچ جا کے خود بیٹھ گیا. اور بیلف نے کہا بھائی اتنا تو کوئی بھی نہیں ہوتا جو خود تھانے میں آ کے بیٹھ جائے جی. اتوں جی مینوں لے گئے گھر. اچھا, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی, اس کے باوجود آپ کو پکڑ کے لے گئے؟ جی پکڑ کے لے گئے. جب ہم عدالت میں گئے جی تو SHO صاحب بھی بیٹھے ہیں سامنے جی. انہوں نے جی جج صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ بچہ بالکل بے قصور ہے یا سارے والوں فارغ ہے. سارے نال کوئی گل نہیں کی. تو جا اسی جا درخواست ہے وہ نظیر SI نظیر ہے جو خلاف درخواست ہے تو وہ خلاف درخواست جج صاحب نے دیتی تو انہوں نے مینوں فارغ کرتا بھائی بچہ بے قصور ہے. جج صاحب نے کہا پھر کوئی تفتیش کرنی ہے کہ کچھ نہیں جی. سانو جج صاحب نے کہا تھی جاؤ گھر. سانو عدالت جو بری کیتا کہ اسی گھر گئے اسی اپنی مزدوری کرن چلیں گے جی. ٹھیک 9 دن بعد جی نے سارے خلاف پرچہ کرتا جی, سارے گھر چھاپا مارتا جی. پھر اسی جی اتوں ضمانت کروائی جی. اسی ہیں تو ہوں مسئلہ ہے جی کہ سارے تو بالکل نجائز ہے. سانو انصاف چاہیے انہوں کو. حالانکہ میرے چھوٹے چھوٹے بھن بھرا ہے نے, کوئی کمان والا نہیں گا. میرا بڑھا پیو ہے جنہوں نظر بھی نہیں آتا. کلا میں کمانا لے گا. 2 مہینے ہو گئے عدالت چکر لینا, تھانے چکر لینا, کوئی سنتا ہی نہیں ہے گل. جی گل کرتا پیسوں سے بغیر کوئی گل ہی نہیں کرتا ہے. اتوں تک خدا کی قسم کہ سارے گھر آٹا تک نہیں ہے. اگر کسی نے یقین بے شک سارے گھر جا کے دیکھ لو کہ ساڈا کی حال ہے, سانوں پتہ ہے, ساڈے خدا نوں پتہ ہے. ایک بات ہم چونکہ اس میں کچھ قانونی پیچیدگی ہو سکتی ہے تو ہم ان کے وکیل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں. اس میں جی میں شروع سے تھوڑا سا بات کو چلاؤں گا. پولیس والے FIR درج کرتے ہیں عام آدمی کی تو تفتیش FIR درج کرنے کے بعد کرتے ہیں. لیکن جب ان کے کسی آدمی کے خلاف کوئی درخواست آتی ہے تو یہ پہلے تفتیش کرتے ہیں تو بعد میں بات آگے بڑھاتے ہیں. یہی سلسلہ اس بیچارے نوجوان کے ساتھ ہوا کہ جو درخواست SHO صاحب سامنے تشریف رکھتے ہیں شادباغ پولیس اسٹیشن کے, انہوں نے خود ایڈمٹ کیا. میرے پاس اس ٹائم اٹیسٹڈ کاپیز بھی ہیں ہائی کورٹ کی. انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ اس کیس کے ساتھ اس بچے کا کوئی تعلق نہیں ہے اور درخواست جو لڑکی کے اغوا کی ہے وہ نظیر ASI کے خلاف ہے. جب 9 دن کے بعد اس کے خلاف پرچہ درج ہو گیا تو ہم تفتیش چینج کروانے کے لیے SSP صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے مار کی SP سٹی کو درخواست, اور SP سٹی نے مار کی DSP صاحب کو, اور DSP صاحب نے واپس اسی سب انسپیکٹر کو مار کر دی جس کے خلاف یہ درخواست تھی. ابھی تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی اس سلسلے میں, ماں سوائے اس کے کہ DSP صاحب کو جب ہم نے 4 5 6 دفعہ یہ یاد دلایا کہ جناب یہ وہی آدمی دوبارہ تفتیش کر رہا ہے جس آدمی کے خلاف درخواست ہے, اور جس آدمی کے خلاف ہم نے بیلف ڈیپیوٹ کروایا اور جو آدمی پیسے مانگتا تھا اسی آدمی سے, وہی آدمی ابھی ساتھ اس کیس کی تفتیش کر رہا ہے. بڑی مہربانی جناب. SHO صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. میں خیال میں اگر وہ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو اس مدعی کے بیان کے اوپر چلنا ہوتا ہے. تو جیسے پہلے ان کو پوچھ کے لیے بلایا تھا تو میں نے یہی جا کے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ابھی ان کے خلاف درخواست آئی ہے اور اس عورت کے بارے میں پوچھنے کے لیے اس کو بلایا تھا. تو اس میں یہ اسی دن تشریف لائے تھے اور اسی لیے وہ بیلف کی جو حبس بجا کی درخواست تھی وہ خارج ہو گئی تھی. اس کے بعد جب مدعی نے بیان دیا اس کے خلاف تو ظاہر ہے ہم باؤنڈ ہیں اس کو پرچہ درج کرنے کے لیے. پرچہ درج جب ہوا اس کے بعد انہوں نے انٹرم بیل کرا لی. ابھی وہ تفتیش جاری ہے, جب تک اس کے آمنے سامنے ہو کے میرٹس کے اوپر تفتیش فائنل نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ بتائیں اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ آپ نے پہلے 3 دن ان کو تھانے میں بغیر کسی وجہ کے رکھا, بغیر کسی پرچے کے؟ میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ صرف ایک دن اس دن بلایا تھا ان کو. اصل میں یہاں پہ اتنی چلاکی آ گئی ہے پہلے سے کہ اسی دن یہ تشریف لائیں ان کے گھر پہلے پیغام بھجوایا ہے کہ آپ کے خلاف درخواست ہے اور عورت کے اغوا کے سلسلے میں. جب یہ تشریف لائے ہیں 3 دنوں کے بعد تو اس سے پہلے بیلف کو ساتھ لے ہیں. اور جب آپ نے انہیں بلایا تو آپ نے انہیں کوئی تحریری طور پہ نوٹس دے کے بلوایا جی, حکم نامہ طلبی تھا باقاعدہ, اور وہ نامزے میں کوئی اندراج آپ نے کیا تھا؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ حکم نامہ طلبی باقاعدہ لکھا تھا اور وہ جج صاحب نے باقاعدہ دیکھا تھا وہاں پہ عدالت میں.
नहीं, उसका रोजनामे में इंदराज था। रोजनामे में इंदराज वो दरखास्त के सिलसिले में कोई इतना जरूरी नहीं है। इनको इलीगल तौर पे 3 दिन रखा गया या नहीं रखा गया? 3 दिन बाद ये जब तशरीफ लेके आए हैं तो पहले ही बैलेफ का इंतजाम करके आए हैं, लोग ये सब जानते हैं। इसी वजह से एक तो वो कोई हैंडकफ नहीं था, हफ्से बजा बनती नहीं थी, और वो पब्लिक प्लेस में वो बारक के अंदर बैठा हुआ था। अभी ये जो SHO साहब हैं, इन्होंने ये फरमाया कि बैलेफ उसी दिन सेम डे लाया गया। नहीं, मेरी एक बात का ये जवाब दे दें कि बैलेफ अगर एक दिन में मुमकिन है, हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक बैलेफ लाने के लिए भी 2-3 दिन का प्रोसेस होता है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जिस दिन मुजरिम या मुलजिम इनके पास आया है उसी दिन ही बैलेफ लाया है? बैलेफ लाने के लिए तो 3 दिन लगते हैं। हाई कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, दूसरे दिन लगता है, तीसरे दिन ऑर्डर होता है। रोजाना हाई कोर्ट में 20 रिट पिटीशंस इस बात पे दायर होती हैं कि जनाब हम पुलिस के पास गए हैं और वो हमारा मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। बिल्कुल। और आज तक इस लाहौर में आप अपने टेन्योर में बता दीजिए, यहाँ SP साहब बैठे हैं, वो बता दीजिए कि किसी SHO के खिलाफ क्या इस बात पे कोई एक्शन लिया गया कि उसने कोई FIR दर्ज नहीं की थी? और जब ये शेल का लफ्ज जब कानून इस्तेमाल करता है कि वो सबसे पहले FIR दर्ज करेगा। आप तो जाहिर कर रहे हैं जैसे कि हर शहरी का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी बिल्कुल, ये स्टैट्यूटरी राइट है हर शहरी का। जब वो SHO को बताएगा किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुताबिक, और SHO शेल रजिस्टर FIR। इस कानून में देयर इज अनदर सेक्शन ऑफ लॉ इफ आई रिमेंबर, वो है 190 CRPC। अगर पुलिस अफसर या थाने में केस रजिस्टर नहीं होता तो वो इस्तगासा भी दायर कर सकता है। वो सेक्शन 200 है जी, जो भी है इस्तगासा को भी दायर कर दिया। अच्छा, जो आपकी ड्यूटी है FIR दर्ज करने की वो तो आप पूरी नहीं कर रहे, और आप हमें जो है वो कह रहे हैं कि वो जनाब मैं आपको दोनों का फर्क बता रहा हूँ। पब्लिक हमारी हर आदमी का ख्याल होता है कि जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई हो। जो 154 सेक्शन है उसके तहत FIR है, FIR के तहत अगला स्टेप आ जाता है गिरफ्तारी। जो इस्तिगासे वाली चीज है उसमें गिरफ्तारी फौरन नहीं आती है, इसलिए जनरली रुझान ये है कि इस तरह होता है जी अमीर साहब कि वहां जब तक पुलिस एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ना करे और सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार फैसले हैं कि इस्तिगासा जो है वो अल्टरनेटिव प्रॉपर रेमेडी नहीं है। रेमेडी तो दी गई है कानून में, लेकिन जब जहां कोई रिकवरी का रकम मैटर आएगा तो पुलिस आप बहुत आगे चले गए ना। आप मुझे कह रहे थे कि आप तफ्तीश पे चले गए, आप तो चलान पे पहुंच गए। अच्छा एक मिनट अगर आप इजाजत दीजिए, क्योंकि बुनियादी तौर पे बात हमारी जो है वो पहले ये है कि FIR है क्या और किस तरह दर्ज होनी चाहिए। बारी सलीमी साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सीनियर लॉयर इनसे पहले पूछते हैं। व्हाट इज 154? बताइए। 154 ये है, ये नहीं है जो आपने कहा 2 गवाह हो फलान हो। उसमें कानून ने आपकी ड्यूटी है, वर्ड शेल यूज किया हुआ है कि जब किसी पुलिस अफसर के पास कोई मुद्दई तहरीरी या ज़बानी बयान दे और उस बयान से किसी जुर्म काबिल दस्तअंदाजी की निशानदेही होती हो तो आपके पास अख्तियार खत्म हो गया। यू हैव टू रजिस्टर द केस। अच्छा। और जैसे ये फरमा रहे हैं कि जो दरख्वास्त एक आई थी मैंने उस पर ये कर दिया, इनको क्या अख्तियार है? अगर उसमें काबिल जुर्म है जी तो लाजमी तौर पर जो भी पुलिस अफसर है, यूजली एक SHO है, रास्ते में मिल गया, मैंने उसे कहा कि जनाब ये वाकया हो गया, ये उसकी ड्यूटी है, उसको आगे अख्तियार मिले हुए हैं कि वो ना तफ्तीश करे, मगर आपको FIR दर्ज करना लाजिम है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते, मगर आपको यह अख्तियार नहीं है कि आप उसका पर्चा न लिखें। ये है इख्तियार, यही मैं अर्ज करने लगा। फरमाइए अगर इख्तियार है। इसमें 154 के तहत जब किसी काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म की कोई रिपोर्ट जो है वो कोई शख्स आके SHO को फराहम करता है तो वो SHO जो है वो उसको अगर ज़बानी है तो वो उसको तहरीरी शक्ल में लाएगा, और अगर वो प्राइमा फेसाई उसको जो है वो महसूस होता है कि ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म जो है ये वाकई हुआ है तो वो उसकी FIR दर्ज करेगा। अगर उसको रीज़नेबल सस्पिशन नज़र आती है कि ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म वकूफ़ पज़ीर नहीं हुआ, जिसको कि जो दरख्वास्त दहिंदा है वो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस बना के पेश कर रहा है, तो पुलिस रूल 24(4) के तहत वो FIR नहीं दर्ज करेगा बल्कि उसकी रपट रोजनामचा जो है वो दर्ज करेगा। तो जो आप ये फरमा रहे हैं कि उस पर ये लाजम है कि वो FIR दर्ज करे, FIR और रपट में फर्क है जनाब। कि पुलिस रूल सेकेंडरी अफेयर है, ये मेन एक्ट है, तो इस एक्ट के तहत आपको पर्चा देना होगा
आप पुलिस रूल के तहत वो दूसरा सेक्शन है, उसमें आप उसको खारिज कर सकते हैं। खारिज तो उस वक्त होगा जब FIR दर्ज होगी। मैं FIR के इंदराज के बारे में ये कह रहा हूँ कि वो उसको तहरीरी शक्ल में लाया जाएगा, लेकिन ये रोज हमारे साथ हो रहा है। आपकी जितनी उम्र है उतना मुझे प्रैक्टिस हो गया है, ये आप रोज हो रहा है। अच्छा भाई साहब एक सेकंड, आप जो डिफेंड कर रहे हो या कानून की मुनाफी कर रहे हो। अच्छा भाई साहब एक बात जरा बताइए, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा जो मेरा मुख्तसर सा तजुर्बा है उसमें मैं ये अर्ज जरूर करूंगा कि आजकल एक जनरल लोगों में रुझान है कि वो ऐसे जो वक़ूआजात हैं जो कि काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं होते, उनको इस शक्ल में बना के रिपोर्ट करते हैं कि वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस उस मजमून से नजर आए। जितनी कम FIR दर्ज होंगी, अच्छी दर्ज होंगी, क्वालिटी वाइज ट्रू होंगी, उतना ही टर्नओवर कम होगा। मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं बदकिस्मती से, मतलब वी शुड बी फ्रैंक, वी शुड बी ट्रूथफुल, वी आर ऑल पार्टी टू दिस एंड वी हैव मेड दिस क्राइम एंड इंडस्ट्री। जी, इससे अगला मसला हमारा एक लड़की के अगवा का है जिसमें FIR 3 दिन तक दर्ज नहीं हुई, और ये हम आपको इश्तहारात के बाद दिखाते हैं। हमने दरख्वास्त दी लेकिन मुतलका SHO ने किसी किस्म कोई एफर्ट दर्ज नहीं की। 4 दिन बाद हम SSP साहब के साथ पेश हुए कि जी मकामी पुलिस कुछ नहीं कर रही, लिहाजा हमारी बच्चे की बाजियाबी के लिए कुछ खास इकदाम किए जाएँ। नहीं, आपने उस SHO से वहाँ पे या जो भी मुतल्लिका ऑफिसर था थाने में, उससे पूछा नहीं कि आप क्यों FIR दर्ज नहीं कर रहे? वो कहते जब तक हमें कोई आदमी नहीं मिलता, कोई मालूमात सही नहीं मिलती, हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। 1 माह पहले से लड़की हुआ होने से 1 माह पहले से वो लड़का को तंग कर रहा था, टेलीफोन पे मुख्तलिफ नाम ले रहा था, पूरे घर की फैमिली को जानता था, और इसलिए हमने ऑब्जर्वेशन लगाई थी कि टेलीफोन पर कॉल प्रिंट हो ताकि उस आदमी तक पहुंचा जाए। लेकिन बाद में जब ये बच्चे का वाक़या हो गया तो हमने वो प्रिंट निकलवाया, उस प्रिंट के मुताबिक हमने कंप्लेंट की कि जी यही लड़का है जिसने लड़की को अगवा किया, लेकिन मुकामी पुलिस ने उसको आज तक नहीं पकड़ा, बल्कि उनसे पूछगिछ नहीं की कि ये लड़का कौन है। जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ है महकमा टेलीफोन में कि टेप मौजूद है कि ये लड़का इसने कोई कॉल की इसी घर से, इसी नंबर से, आज तक कोई लड़का बरामद नहीं हुआ। क्या आपके SHO या ASI कौन थे जिनके साथ आप गए मिलने के लिए? SHO मोहम्मद आजम खान साहब थे और सब इंस्पेक्टर थे राजा मुजम्मल हुसैन। जी जनाब, ये मसला आपने सुना, एक लड़की अगवा हो गई और ख़ानदान वालों के पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि किस लड़के ने उसको अगवा किया, और आपका महकमा अभी तक बैठ के ये सोच रहा है कि FIR किस तरीके से दर्ज की जाए। जनाब जलील साहब, बच्ची अगवा हुई, उसकी FIR दर्ज करने में 3 दिन की ताखीर या ज्यादा ताखीर क्यों हुई, और क्या कानून इजाजत देता है कि SHO का जब दिल चाहे ये तो वो FIR दर्ज कर ले? ये FIR हमने पुलिस वालों ने नहीं बनाई, ना इजाद की है, ये तो ये 1861 में कोई यहाँ हुकूमत आई थी जिसे अब आप नौआबादियाती कॉलोनियल हुकूमत कहते हैं। 133 साल गुजर गए और अभी तक किसी बार ने, किसी वकुला ने, किसी लॉबी ने, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल NGOs ने अभी तक ये डिमांड नहीं की कि जनाब हमें 1861 की पुलिसिंग क्यों दी जा रही है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एक सवाल मैं जरा पूछ लूँ, क्योंकि एक इत्तेफाक से इंग्लैंड की एक FIR हमारे पास मौजूद है और उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जनाब एक डेड बॉडी एक इंस्पेक्टर ने एक दरिया के किनारे से दरियाफ्त की और FIR दर्ज हो गई है, बाकी कार्रवाई उसके बाद हो रही है। मसला ये है कि यहाँ पे वाक़यात हो जाते हैं लेकिन FIR दर्ज नहीं होती। उसका यार मैंने आपको सीधा सा हल बताया था, वो FIR लंदन वाली सलीमी साहब को दिखाएं, इनसे पूछ लें, इस पे किसी की कन्विक्शन हो जाएगी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, द डेड बॉडी ऑफ एल्बर्ट मॉर्बिया वाज फाउंड नियर पिकाडेली सर्कस बाय कांस्टेबल हिचर्समैन एट 4 AM during the course of his beat patrol। अब इस पे कितनी कन्विक्शन यहाँ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगर जिस दिन आ गया, जिस दिन हमारे पुलिस अफसर को ये आ गया कि अक्यूज टू स्पॉट नहीं जाना, स्पॉट टू अक्यूज जाना है, जिस दिन ये समझ आ गया हमारे IO को कि इसका फ्रेमवर्क दिखाइए, वो खुद बोलता है, इसका जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है वो जहां दिखाएं, होता है इसके वो खुद बोलता है, और वहां से खुद एविडेंस कलेक्ट करनी होती है और वो स्पॉट जो है वो अक्यूज तक लीड करता है। ये तरीकाकार नहीं हमारे पुलिस जैसा कि वकुआ हो गया है, सारे घर के आदमियों को पकड़ा, उनको मारना शुरू कर दिया और उनमें से जिसने कन्फेशन कर लिया उसको स्पॉट के साथ जो है वो अटैच कर। उसके कॉलम नहीं देखे ना इस लंदन की FIR के? हमारी FIR जो है इट इज ए स्ट्रक्चर्ड FIR, दिस FIR इज ए नॉन स्ट्रक्चर्ड FIR। इस FIR, आप मेरी बात सुनिए ना, इस FIR में इसको कहते तो इब्तदाई रिपोर्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मगर इसमें वो सारी रिक्वायरमेंट वो रख गए हैं कि जी चालान की जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें आ गई है। और जब ये ट्रायल पे जाते हैं ना तो एबल एडवोकेट्स एंड लॉयर्स
they point out the discrepancies in this FIR and they get the benefit of the doubt goes to the accused. कानून कहता है कि 100 गुनाहगार आदमी अगर बरी हो जाए ये लॉस नहीं है, लॉस उस दिन हो जाएगा जिस दिन एक बेगुनाह फांसी चढ़े। क्वालिटी ऑफ एविडेंस देखें आप इस्लामिक लॉ की और इसकी क्वालिटी ऑफ एविडेंस भी मैं आपको बता दूं, आपको तो पता ही होगा। ये FIR एक आदमी दर्ज कर देता है, अंगूठा लगा देता है, दस्तखत कर देता है, जो मर्जी आए कर देता है। इसके बाद 2 स्टेटमेंट चाहिए 161 के, जिसकी जरूरत नहीं है कि साइन कोई करे, कोई अटेस्ट करे, जिसके ऊपर बाद में गवाह खुद ही लिख लेता है। नहीं लिख तो लेता है, मगर क्यों लिख लेता है? गवाह का दस्तखत की भी जरूरत नहीं है, उसके कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, उसके कोई एविडेंशियल वो नहीं है कि जिस पे ये रिस्ट्रिक्शन है, क्वालिफिकेशन है। उस 2 गवाहों पर जो कि बाद में अदालत में जाके बैठ भी जाते हैं, पैचअप कर ले या जो भी है, उसके ऊपर वो गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं कि जी फला आदमी को गिरफ्तार कर लो। क्या इस्लामिक लॉ यही है? अंग्रेज जो था उसने गुनाह का मेयार कम करके उसको ताजीर में ले आया, जुर्म के लेवल पे ले आया। अब अगर हम मुसलमान हैं, इस्लाम पे बिलीव करते हैं, मजहब पे बिलीव करते हैं, तो क्या ये अच्छा था? नहीं, आप मेरी बात तो यही है कि हमने जो सिस्टम हम चला रहे हैं वो गलत सिस्टम। 1979 से हदूद लॉज पाकिस्तान में आ चुके हैं, ठीक, आज यहाँ हद भी नाफिज है जी। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। यही आपने मुझे बात कंप्लीट करने दें तमीर साहब, बड़ी संजीदा बात है। आपने कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी होती है कि वो कोर्ट के सामने आप पेश करें। क्या 1979 से लेकर आज 93 है, किसी एक केस में भी आप ऐसी एविडेंस तलाश नहीं कर सके जो अदालत के मयार पर पूरी उतर सके? और क्योंकि आज तक पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर पेशावर तक हद की सजा पे अमल नहीं हुआ फॉर द सिंपल रीजन कि आपके जो आईओस हैं वो फेल हुए हैं, कोई ऐसी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सके। उसका मैं आपको बताऊं, जिस चीज का आप हवाला दे रहे हैं वो है ट्रूथ, सच्चाई का पता करना। जो अंग्रेज सिस्टम दे गया है CRPC, जिसको आप भी चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूं, उसमें उसने तफ्तीश का नाम रखा है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सलीमी साहब यही है ना CRPC में? जी हाँ, कानून। और जो आप हद की बात कर रहे हैं वहां क्वालिटी ऑफ एविडेंस रखी गई है शरीयत में, दीन में, और उसके तहत हर आदमी की जो एविडेंस है वो एडमिसिबल नहीं है। अब अगर वो हम ना करें तो हम गैर जमहूरी हो जाते हैं कि जी मेरा भी एविडेंस होना चाहिए, इनका भी होना चाहिए, चाहे मैं कितना ही सही आदमी हूं या ना हूं। तो अब आप दोनों चीजें तो नहीं चला सकते इकट्ठे करके, और फिर आप उम्मीद करेंगे शरीयत की भी अच्छी चीजें मिल जाए और वेस्टर्न जो प्रोसीजर है उसकी भी मिल जाए। आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप किस तरफ जाएंगे। अगर कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना है तो वो एविडेंस जो है किसी चीज की भी कलेक्ट नहीं होगी, इट कैन डिसप्रूव द FIR। गुनाह अगर हम ये सारा मुआशरा समझता है कि कुछ चीजें गुनाह हैं और वो डिवाइन या अल्लाह ताला के लॉ की वायलेशन है, तो उन्हें आप गुनाह तस्वुर करें और उसके लिए जो प्रोसीजर इस्लाम या दीन में मौजूद है उसको अडॉप्ट करें। मैं पहले यानी बात इससे पहले कि आगे बढ़े, एक और जो समझते हैं हम के उनके ख्याल के मुताबिक उनके साथ ज्यादती हुई है, उनसे आपकी बात करवाना चाहते हैं। जनाब, मेरा नाम सैयद नफीसुल हसन बुखारी है। हमारा एक अजीज़ 25/6/93 को थाना गार्डन टाउन के एरिया में कत्ल हुआ, और ये कोई ब्लाइंड मर्डर नहीं था, बल्कि इसके 2 भाई इसके साथ थे, और 3 मुलज़म जिन्होंने कत्ल किया उनके खिलाफ नामजद पर्चा तो दर्ज हो गया, लेकिन मुतलका थाने वालों ने जब ये रिपोर्ट आई इसकी हस्पताल से, तो उसमें लाश को लावारिस करार दे दिया ताकि बाद में आसानी के साथ मुलज़मों को रिहा किया जा सके। बाद में जब हम थाने जाते रहे, मिलते रहे, काफ़ी देर ये चलता रहा, और मुतलका तफ्तीशी अफसर जो दिलशेर था, सब इंस्पेक्टर, तो उसने बजाय इसके कि उन लोगों को चलान करता, उसने कोशिश कर दी कि मुद्दई पार्टी के साथ इनका कोई सुलह सफाई या मेल मिलाप हो जाए। तो हमने हालांकि बड़ी कोशिश की कि सुलह सफाई हो जाए, लेकिन उसने बजाय चलान करने के ये मेल मिलाप करके पैसे लेकर उनसे ये उन लोगों को, तीनों नामजद मुलज़मों को उन्होंने छोड़ दिया बेगुनाह करार देके। हमने कहा जी ये एक हसास मसला है, वो जो कत्ल हुआ है उसकी माँ अंधी हो चुकी है, बाप उसका माजूर है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो सारी सारी रात रोते हैं, मेहरबानी करके आप इसको हल करें। और उनकी पोजीशन ये है कि अभी तक वो कोई बात भी नहीं सुनते और कहते हैं कि ठीक है कि अगर वो